Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the next part of the first lesson, Principles of Management of OCM 12th Standard. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 1.5 तक देख लिया था, जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज हम देखेंगे 1.6 हेनरी फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसके पहले ही देखा कि जो भी थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट होती हैं वो किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल लाइफ को किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं तो उसके लिए एक सोल्यूशन देती है। तो उसी तरीके से जो हेनरी फायोल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो थियोरी है मैनेजमेंट की वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर हेनरी फायोल जी के लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी फायोल 1841 to 1925 was a French mining engineer who turned a leading industrialist and successful manager। यह क्या थे? एक इंजीनियर थे। माइनिंग मतलब खदान वगैरह के इंजीनियर थे, है कि नहीं? और वो आगे चल कर के बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए और बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर भी हुए। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया था? एक माइनिंग इंजीनियर की तरह शुरू किया था एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में, और उसके बाद धीरे धीरे उनका पोजीशन बढ़ते बढ़ते चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक जा पहुंचा। तो कैसे पहुंचा, उन्होंने क्या किया है वो भी हम देख लेते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, फायोल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं फायोल के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पर दिए। आर एक्सप्लेन इन द फेमस बुक जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, इसे एक बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में पब्लिश किया गया। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को याद रखिएगा कि हेनरी फायोल जी को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guidelines for decision making and management action। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, वो एक ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो कि गाइडलाइन की तरह भी थे और डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट एक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। देन अब हम देखेंगे कि उनके 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। 14 प्रिंसिपल आर समराइज्ड एज फॉलो। तो जो 14 प्रिंसिपल्स थे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो है उनके वही 14 प्रिंसिपल्स थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल उनका ये था कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनके जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनमें सबसे पहले वो वर्क को डिवाइड कर दे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद किसे कौन सी अथॉरिटी देनी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना। देन थर्ड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि क्या अनुशासन होगा वहाँ पर, इसके लिए भी एक प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस तैयार करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे 14, उसे हमें जैसा दिया है एज इट इज़ लाइन बाय लाइन देखना है। पहला अगर डिवीजन ऑफ वर्क है तो आप डिवीजन ऑफ वर्क ही याद रखोगे। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही याद रखना है। थर्ड वन हमारा डिसिप्लिन, और जो फोर्थ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो भी कमांड लोगों को दिया जाएगा, वहाँ के एम्प्लॉयों को दिया जाएगा, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। देन फिफ्थ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉय को चलना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। देन सिक्स्थ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेले का इंटरेस्ट की बजाय हमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो संस्था के लिए सही है वो हमें करना है, पर्सनली इंटेंशन के लिए नहीं जाना है। देन सेवंथ वन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फिर इसमें ही हम आगे डिसेंट्रलाइजेशन भी देखेंगे। देन एट्थ वन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन आपने पहले 2 पार्टों में भी देख लिया है कि वेजेस और जो सैलरी होती है वो भी प्रॉपर, उसके ऊपर भी गाइडलाइंस होने चाहिए। देन नाइन्थ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये है कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल में जो भी कमांड आते हैं, है कि नहीं,
तो उसका एक स्केलर चेन बना रहे। देन 10th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, कि ऑर्डर कैसे देने हैं, किसे देने हैं। एंड देन 11th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। देन 12th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, जो भी वहाँ एम्प्लॉय हैं उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो रेगुलर उस फॉर्म में उस ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहें। देन 13th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव एंड 14th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिट दे क्रॉस, यानी कि टीम वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो विदाउट टीम वर्क नहीं चल सकती। तो इनकी जो भी 14 प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो। देन अब हम देखते हैं 1 to 1 कि इनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो जितने भी डिफरेंट तरह के जो वर्क होते हैं, चाहे टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, सिक्योरिटी ऑपरेशन हो, अकाउंटिंग का हो, चाहे मैनेजमेंट या मैनेजरियल हो, तो ये सब के सब काम पहले से ही डिवाइडेड होने चाहिए। इट इज असाइन टू एम्प्लॉयज एज पर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, और ये जो भी काम है वो उन एम्प्लॉय को ही देना चाहिए जो इसके लिए कैपेबल हैं, जिनके पास उसकी क्वालिटी है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है अकाउंटिंग का काम बहुत बेहतर कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है तो उसको अकाउंटिंग का, जो सिक्योरिटी का देख सकता है उसे सिक्योरिटी का, जो फाइनेंस का देख सकता है उसे फाइनेंस का, जो टेक्निकल देख सकता है उसे टेक्निकल का। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। और सीधी सी बात है कि जिसका जो काम बेहतर होगा उसको हम काम वही देंगे तो वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा उसकी इफिशियंसी को, उसकी जो भी गुणवत्ता है उसको वो और अच्छा लेकर के जाएगा और वो एक्सपर्ट बन जाएगा उस चीज़ में। अगर कोई अकाउंटिंग में अच्छा है उसको अकाउंटिंग का ही काम दे दिए तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, जो मैनेजमेंट के काम में बहुत अच्छा है तो उसको मैनेजरियल काम दे दिया जाए तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वहाँ की प्रोडक्टिविटी होगी ना, चाहे प्रोडक्ट की हो चाहे किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए पहला प्रिंसिपल जो है डिवीजन ऑफ वर्क, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। नाउ द सेकंड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत अंतर होता है, देखते हैं हम किस तरीके से है। तो अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि हाँ आपको ये काम करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जबकि अथॉरिटी में आपके पास एक हक होता है कि आप इस तरीके का निर्णय ले सकें। तो इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे प्रॉपरली वर्क करवा करके लेना। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी अथॉरिटी होती है वो हमेशा किसके साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ ही आती है। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी held responsible if he does not complete the work in given time। अगर देखिए अथॉरिटी मिली हुई है मैनेजर्स को कि आपको ये जो पर्टिकुलर काम है ये इसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है, तो उस मैनेजर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, यानी कि उसके लिए उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ मुझे काम किसी भी तरह कंप्लीट कराना है। अगर वो कंप्लीट नहीं करा पाता है तो वह उसकी जिम्मेदारी थी कि उसे वो काम कंप्लीट कराना था। तो अगर उसे अथॉरिटी मिली है तो उसको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक मैनेजरियल डिसीजन on his own in respect to the goal। और उसके बाद यदि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको ये काम पूरा कंप्लीट कराना है, तो साथ ही साथ उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए कि वह यदि चाहे तो कोई डिसीजन ले सकता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इनको काम तो दे दिया गया लेकिन फिर उसको अथॉरिटी नहीं दी गई कि हाँ आप ये काम ऐसे करवा सकते हो, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए यदि मैनेजर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम कंप्लीट कराना है, तो उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी भी देनी चाहिए। इसीलिए जो सेकंड प्रिंसिपल्स है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोनों चीजें एक मैनेजर को होनी चाहिए, अथॉरिटी भी, और जब उसे अथॉरिटी मिल जाए तो उसे रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए वो काम कंप्लीट करने के लिए। देन थर्ड वन है हमारा
प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन होना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू फायोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है कि अनुशासन किसी भी संस्था में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फायोल जी ने भी यही कहा था कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन क्या होता है, इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे उनको ओबे करना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे बन जाते हैं उनको उनका अनुसरण करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, उसे आदर और सम्मान भी देना चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहा है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और डिसिप्लिन जो होता है ना, तो उससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो लक्ष्य है, वो हासिल किया जा सकता है। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, और अगर अच्छा वहां पे अनुशासन होगा तो वहां पे लीडरशिप भी बहुत अच्छी होगी, बहुत इफेक्टिव होगी। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल, और वहां पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी कि दोनों के बीच में, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में जो समझ होनी चाहिए ना, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के लिए। मान लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट और जो वहाँ के वर्कर हैं, उन दोनों ही पर्सन को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो बेसिक डिसिप्लिन है ना, वो हर एक लेवल के मैनेजमेंट को भी वहाँ पर मानना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो टॉप लेवल के हों, मिडिल लेवल के हों, चाहे लोअर लेवल के मैनेजमेंट हो, हर किसी को वो डिसिप्लिन मानना चाहिए और हर जगह उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। देन हम देखेंगे फोर्थ वन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड है, कमांड मीन्स क्या कि यदि कोई भी वर्क कराना है तो हम कहते हैं ना, एक ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर कहाँ से आना चाहिए, कहीं एक ही पर्सन से आना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो जो भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कोई एक ही सुपीरियर क्या करे, ऑर्डर दे। द प्रिंसिपल्स helps in managing conflicts and solving dispute among people in organization, और जो भी ये प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास होना, है ना, एक दूसरे के प्रति जो भी अगर मन में कुछ रह जाता है कि वर्कर मैनेजमेंट के प्रति, चाहे मैनेजमेंट का वर्कर के प्रति, तो इस चीज़ को, और साथ में ही कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको भी सॉल्व करने में ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, और साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूजन है वर्कर्स में, मैनेजमेंट में, ओनर्स में, तो उस चीज को भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि एम्प्लॉय को एक से अधिक अथॉरिटी अगर कमांड दे रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो ये डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे कि किसके ऑर्डर को हम यहाँ पे फॉलो करें। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक ही अथॉरिटी हो, वही मतलब कोई एक ही सुपीरियर हो, उसके पास से ऐसी अथॉरिटी हो जिसका कमांड हर कोई वहाँ पर फॉलो करे। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, और ये जो अप्रोच होगी कि एक से अधिक हो अगर ऑर्डर देने वाले, तो ये अप्रोच जो है वो रॉन्ग होगी। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड, ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिम ओनली। और ये जो भी हायरार्की मतलब होता है कि लेवल्स, है ना, स्टेप्स, स्टेजेस, तो ये हायरार्की की टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, मतलब कि जो सीईओ है वो नॉर्मली जो जीएम वगैरह होंगे उन तक इन सब चीज़ों को पहुंचाएंगे, तो इस तरीके से फिर उनसे वो फील्ड मैनेजर तक पहुंचेगा। तो एक हायरार्की हो, और वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे ना, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका इमीडिएट सुपीरियर कौन है, मतलब कि ठीक उनके ऊपर कौन है, और वो वहीं से कोई भी कमांड को क्या करे, ऑर्डर्स को वो ले और उसी को वो फॉलो करे। तो आप देख सकते हो कि राइट अप्रोच क्या है कि एक पर्सन है यहाँ पे, उससे 1 2 3 इनको मिला है कि नहीं,
और अगर मान लीजिए कि दो वहाँ पे सुपीरियर हो गए तो इनका कमांड उनका कमांड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। इसलिए राइट अप्रोच उन्होंने बताया है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। देन हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, क्या गोल है, उनके पास क्या प्लान है, तो वो एक ही होना चाहिए। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर एक ही प्लान होना चाहिए जिसको हर कोई फॉलो करे, एक ही तरह का डायरेक्शन होना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। यानी कि जो भी वहां पे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो उनका लक्ष्य है वो सेम होना चाहिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो भी, और साथ ही साथ उनको मैनेज करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई एक ही मैनेजर होना चाहिए और उसके पास सिंगल प्लान होना चाहिए। अगर उनके पास 2-4 प्लान है तो पहले वो डिस्कस कर लें, डिस्कस करने के बाद कोई एक ही प्लान वो हर किसी के सामने रखें और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें। देन हमारा 6th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट करना मतलब कि जो अगर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब हम अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. सीधी सी बात है कि हमें अपने जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके इंटरेस्ट से ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भला किस में है, उस पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of a single employee. और जब भी कोई मैनेजर, उसको अगर कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेना होता है तो उसे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह किसी एक एम्प्लॉय के भले के बारे में ना सोच करके जो भी पूरा का पूरा ग्रुप है उसके भले के बारे में सोचे। जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय है वो हर किसी के इंटरेस्ट के बारे में वहाँ पर सोचे। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated। और साथ ही साथ जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए जाए, उसके भले के लिए जाए। फॉर एग्जाम्पल, in every game the players are always thinking about winning the match as team rather than their individual records। तो फॉर एग्जांपल में हमने देखा कि यदि कोई भी गेम खेला जाता है तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैच कैसे जीता जाए, rather than their individual records, जबकि वो अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं जाते हैं। उनका एम सिर्फ ये होता है कि हमें किसी भी तरह इस गेम को जीतना है, इस मैच को हमें जीतना है। तो ये था हमारा 6th वन, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नाउ 7th वन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है? सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। तो सेंट्रलाइजेशन रिफर करता है कि जो भी पावर हो, जो अथॉरिटी हो, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए, किसी एक के पास आ जाए। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू हैंड्स। तो वन और फ्यू हैंड्स मतलब कि जो भी पावर्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। वेस्टेड होना मतलब कि दे दिए जाते हैं, एक के हाथ में या फिर कुछ लोगों के हाथ में दे दिए जाते हैं। दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिचुएशन कब होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें ये चीजें की जा सकती हैं। बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन द पावर और अथॉरिटी। और यदि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है, लार्ज है, तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पे पावर एंड अथॉरिटीज को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज करना मतलब कि जो नॉर्मल बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, है कि नहीं, तो वहाँ पे एक मैनेजर रख देना ताकि उसके हाथ में भी पावर और अथॉरिटीज रहे। देन हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ पावर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जो भी ये प्रिंसिपल्स है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमने सेंट्रलाइजेशन ना करके डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है तो उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल देख लो तो पूरे देश को हमें
हम देखते हैं कि पीएम जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं, मतलब या फिर वो हैंडल करते हैं, बट एक एक राज्य को देखने के लिए एक एक सीएम होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। तो पीएम और सीएम दोनों के जो भी मैनेजमेंट हैं या फिर जो भी उनके अथॉरिटीज़ और पावर्स हैं, उनको ही सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हम ले सकते हैं। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो और जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है उनके पास जो भी अथॉरिटीज होती है, जो पावर होता है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी एसेट्रा। और ये कैसे होना चाहिए कि जैसा भी साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का और जो उसका नेचर होता है एक्टिविटी का, उस तरीके से होना चाहिए। देन 8th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अब बताने की जरूरत नहीं, जो वेजेस और सैलरी दी जाती है उसी को रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization। तो अप्रोप्रिएट उचित, हमें जो सैलरी या वेजेस एकदम अच्छे तरीके से या उचित देना चाहिए अपने स्टाफ को और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ये बताता है कि यदि उन्हें हम फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करके रख सके, है कि नहीं। क्यों फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करके रखना, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपके साथ कॉन्टिन्यूटी में लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उनको रिटेन करना है लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको रिटेन करना है तो उनको फाइनेंशियली हमें क्या करना होगा, सेटिस्फाइड करना होगा। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी लेवल इन टोटल। और जो फेयर रेम्यूनरेशन देने के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, टोटल प्रोडक्टिविटी और जो टोटल इफिशियंसी होती है, उसका लेवल क्या होता है, बढ़ता है और उसको अफेक्ट भी करता है। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेनर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट्रा। और जो रेम्यूनरेशन होता है वो फिक्स्ड कर देना चाहिए कोई कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सामने वाले का स्किल कैसा है कि नहीं, वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, उसका नॉलेज कितना है, उसका टेनर क्या है, मतलब कितना प्रोडक्टिविटी करता है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे जहाँ पे भी, जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सेम मैनेजर होंगे एक ही कंपनी के, बट अगर वो मुंबई में है तो उनकी सैलरी कुछ अलग होगी, अगर वो कहीं इलाहाबाद या फिर छोटे सिटीज़ में होंगे, बनारस वगैरह में होंगे, तो उनकी जो लिविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे उनकी सैलरी कम होगी। या फिर मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, कितना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही जो रेम्यूनरेशन होता है वो हमें फिक्स करना चाहिए। देन हमारा 9th वन है जो प्रिंसिपल्स, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चैन। अब तो देख लीजिए स्केलर चैन में क्या होता है। स्केलर चैन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्केलर चैन क्या है, एक हायरार्की है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है कि नहीं, एक स्टेजेस है जहाँ से कि टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। अगर जो टॉप लेवल के लोग हैं अगर उनको कोई बताना है कि ये ऑर्डर है, ये अथॉरिटी है, मतलब कि ये इस तरीके का कमांड अगर कुछ देना है तो एक स्टेप बाय स्टेप होकर के आता है। दिस हेल्प्स टू इंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फॉर्म लार्ज स्केल चैन विच इज टाइम कंज्यूमिंग। अब ट्रेडिशनली यानी कि पहले से ऐसा चला आया है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ना एक लंबी चौड़े सा एक स्केल रहता है कि मैनेजर होगा, फिर उसके मतलब कि एक जो भी सीईओ होगा वो अपने एसोसिएटेड मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर फील्ड मैनेजर को बोलेगा, फील्ड मैनेजर, तो इस तरीके से एक लंबी सी चैन चली जाती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो जनरल मैनेजर है इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, है ना। जनरल मैनेजर किसको कहेगा, फंक्शनल मैनेजर को। देन फंक्शनल मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर को कहेगा, फिर सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म टू फॉरमैन, वो फॉरमैन को बताएगा, और उसके मतलब कि सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल अथॉरिटी। और ठीक उसी तरीके से फॉरमैन से फिर ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के बाद वो जनरल मैनेजर तक बातें जाएंगी। तो फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चैन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लांक। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि गैंग प्लांक क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं वहाँ पे कि ये जो लंबी सी चैन है इसका यूज़ न करके, है ना, आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चैन एंड टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन
प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज इज नेसेसरी। और अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, जो जिनके पास पावर है, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन, उनसे प्रॉपर परमिशन हमें लेना पड़ेगा। तो आप लोग ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसा ही आता है कि नहीं, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। एंड देन फिर अगर उनको कुछ बातें बतानी होती है, अगर एम्प्लॉय को अगर कुछ बातें ऊपर तक पहुंचानी होती है तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। और जो गैंग प्लैंक होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ पहुंचानी तो हम डायरेक्टली उन तक पहुंचा सकते हैं। इन द अबव डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी शुड बी फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की, but to avoid delay in a emergency situation there will be direct communication, it is termed as gang plank। लेकिन ये तो है कि इस तरीके से D से लेकर के, ये जो D था हमारा, D से लेकर के P तक है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि जो भी D एंड P दिया हुआ है, बट यहाँ पे G है, यहाँ पे ये देख लीजिए, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे हमारा D है और यहाँ पे हमारा G है और यहाँ पे P दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर D से A फिर A के बाद G तक हम आते हैं तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये बताया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जो डिले होता है, जो ज़्यादा देरी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। नाउ द 10th वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। This principle is based on a place for everything and everything in its place। मतलब कि हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह और हर जगह के, मतलब कि हर एक चीज़ के लिए उसकी एक जगह। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग मतलब कि हर एक चीज़ के लिए एक जगह, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और जो भी चीज़ है वो अपनी जगह पर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे मटेरियल हो, वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होने चाहिए ताकि मैक्सिमम इफिशियंसी, उनकी जो महत्व है या फिर जो उनकी गुणवत्ता है उसको हम बरकरार रख सके। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हमें राइट जगह पे रखना चाहिए और उनको राइट जॉब देना चाहिए। द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो ये प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज में हमने देखा है कि मटेरियल जो होते हैं, मशीनरीज जो होती हैं, ये सब चीज़ें, और ह्यूमन रिसोर्सेज में सीधी सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो मैन पावर होता है वो, तो इनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। देन 11th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी ये सिग्निफाई करता है इक्वालिटी को, कि कभी भी प्रिंसिपल्स हमारा ऐसा बनना चाहिए कि जो सभी के लिए इक्वल हो। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। जो भी मैनेजमेंट होता है उसको फ्रेंडली भी होना चाहिए और साथ ही साथ उचित व्यवहार भी करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। While dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms, there should not be any discrimination between the employees। डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि जब भी हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर अथॉरिटीज़ देते हैं या डिसाइड करते हैं किसी के लिए भी मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि सैलरी वेजेस, ये सब जब भी डिसाइड करते हैं उस समय शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज़। जो भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। It is also suggested that the remuneration should not depend on the department but the level on which subordinates are working। और ये भी चीज़ सजेशन दी जाती है, ऐसा सलाह दिया जाता है कि जो रेम्यूनरेशन है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो उस लेवल पे डिपेंड होना चाहिए जहाँ पर वो सबऑर्डिनेट वर्किंग कर रहा है। द एम्प्लॉयज़ working on the same level but in a different department should be paid same wage। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में है लेकिन वो लोग अगर सेम पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं तो उनको जो वेजेस है वो सेम पे करना चाहिए। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके की जो इक्विटी होती है, जो इक्वालिटी होती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विरोधाभास है ना, किसी के मन में कुछ रह जाना, ये सब चीज़ों को क्या करता है, अवॉइड करता है, इन सबको नकार देता है या निकाल देता है। देन 12th है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड
assured them about stability of tenure और job security। तो ये भी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम लोगों ने उसका नेचर देखा था तो नेचर में हमने पढ़ा था कि ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो जितने भी यहाँ पर आपको प्रिंसिपल्स दिखेंगे सबके सब ऑल इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये भी है क्योंकि यदि हम रिक्रूट कर रहे हैं, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है तो मैनेजमेंट को ये अश्योर करना होता है उनके लिए कि उनकी जो टेनर है या फिर जॉब है वो स्टेबल रहेगी, उसमें सिक्योरिटी रहेगी। ये नहीं कि आपने 1 साल काम किया तो भाई आपको नेक्स्ट ईयर दूसरी जगह जॉब देखना है। इस तरीके से होगी तो उसका इफेक्ट दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे और उस एम्प्लॉय पे भी पड़ेगा। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं, यह महसूस कराने में, सेंस कराने में कि ये दोनों जन साथ साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों जन साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर उनके माइंड में पहले से इफिशियंसी मतलब कि इनसिक्योरिटी होगी कि ये जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उनकी जो इफिशियंसी, उनकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा। एडवर्सली वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो। और जबकि जॉब सिक्योरिटी क्या करेगा, जो मिनिमाइज करेगा जो भी एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो है, अगर उसकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसलिए उसे ये चाहिए कि भाई उसे लंबे समय तक हमें रखना है, उसके माइंड में रहे कि उसकी जॉब क्या है, सिक्योर है। देन द 13th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि कुछ नई चीज़ें या फिर क्रिएटिविटी करना, इस तरीके से। तो इनिशिएटिव refers to voluntarily to do work in a innovative way। तो इनोवेटिव वे में काम करने के लिए जो खुद की इच्छा हो, यदि कोई एम्प्लॉय है वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा हटके वर्क करूं, तो उस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये ऐसा भी प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो अपने से वो काम कर सके। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन अ न्यू आइडिया इनकरेजेस एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क। तो जो भी एम्प्लॉय है उनको सोचने के लिए क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो जब भी अपना काम कर रहे हैं। और जो नया आइडिया आता है तो हमें एम्प्लॉय को ना इनकरेज करना चाहिए कि भाई हाँ आपको ये काम मिला हुआ, आप अगर थोड़ा इनोवेटिव वे में कर सकते हो, थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई नया तरीका जो ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा अलग हो। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज। तो ये जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं इसका जो भी मैनेजर होते हैं उनको वेलकम करना चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए कि न्यू आइडिया क्या है, क्या इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं क्या। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और साथ ही साथ ये इसलिए भी हेल्प करता है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको वो बढ़ावा देता है, एक हेल्दी होगा। हेल्दी मतलब कि हाँ उन्हें ये लगेगा कि यहाँ पे हर किसी की बात सुनी जाती है। देन 14th वन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, फिर भी जो 14th वन है उसे ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिट दे क्रॉप्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको कि इंग्लिश में टीम वर्क कहते हैं। तो हेनरी फायोल्स हैज़ गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। हेनरी फायोल्स ने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया कि क्या करना चाहिए, हमें टीम वर्क करना चाहिए। स्पिरिट दे क्रॉप्स मीन्स होता है यूनियन इन स्ट्रेंथ। स्पिरिट दे क्रॉप्स, ये जो फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब होता है यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल असेट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफ़ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। और उन्होंने कहा कि यदि सभी के सभी एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करते हैं यूनियन बना करके, एकता बना करके, और उनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा यानी कि एक दूसरे पर अच्छा विश्वास होगा, तो कोई भी डिफिकल्टीज आए तो वो बहुत ही जल्दी से, क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी से सॉल्व की जा सकती है। देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। और इसीलिए जो मैनेजर होता है उसको इस तरीके का टीम वर्क का स्पिरिट क्रिएट करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके, है ना, अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। वो जो भी इनको समझ हो, जो भी एम्प्लॉयज है उनको ये समझ हो कि भाई हमें क्या करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसे अचीव करना है। और अगर वो उनमें टीम
वर्क की एक भावना अगर आ जाएगी तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। Above 14 principles of Henry Fayol are very useful to manage the organization efficiently and effectively. These are also supportive to functions of management. These principles are very logical and therefore are applicable in modern organization era. तो ये जो भी 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फायोल के, वो बहुत ही यूजफुल हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए और इफेक्टिव तरीके से, एंड देयर आर आल्सो सपोर्टिव टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, ये बहुत ही सपोर्ट करेंगे जो भी फंक्शंस होते हैं। फंक्शन में आप लोगों को पता होगा कि स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, तो इसको ये सपोर्ट करते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी लॉजिकल एंड देयरफॉर एप्लीकेबल इन मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। और ये जो भी प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फायल जी ने, वो 14 के 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही लॉजिकल हैं और हर जगह के लिए ये एप्लीकेबल हैं, जो कि हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में इसे हर जगह पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, मतलब कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो भी एग्जाम्पल हैं, फेवरेट गेम क्रिकेट की में हम इसको हम ले सकते हैं। You will find each activity is based on Fayol's principles of management. Take the help of your teacher. अब अपने टीचर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि क्रिकेट का गेम ही ले लीजिए, पूरे के पूरे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पर वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। और जल्दी ही हम इन सब के एक्सरसाइजेज भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में जो 1.7 रह जाएगा उसे कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टाइम में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।